गाजीपुर का पहाड़ देखा है? आसमान में उड़ते पंछी, साफ सड़कें, सड़कों के किनारे लगे पेड़। क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया क्या? आप सोच रहे होंगे कचरे का ढेर, ये गंदी सड़कें, आसमान में उड़ते आदमखोर जीव और ये बदबूदार हवा जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो, ऐसी जगह के लिए मैं अच्छी अच्छी बातें कैसे बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब क्योंकि जब हम अपने घर से कचरा बाहर फेंकते हैं तब ये सब कहीं भूल जाते हैं, या यूँ कह दीजिए कि हम सोचते ही नहीं हैं कि हमारे शहर का क्या होगा। हम सिर्फ अपने घर को देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये शहर भी तो हमारा अपना है। खैर, आज की ये जो स्टोरी है आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि ये कूड़ा जैसे आप गंद समझकर यूं ही फेंक देते हैं, ये $7.85 बिलियन का एक बड़ा कारोबारी अवसर है जो हर साल 5% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। ये कूड़े को ठिकाने लगाने का 7 लेवल का एक डिवाइड किया हुआ एक लंबा सा प्रोसेस है। लेकिन आप जानते हैं, अपने यहाँ इनमें से कुछ ही स्टेप्स फॉलो होते हैं, इसलिए हमारे शहर बाहर के देशों जैसे साफ नहीं हो पाते और जिसका नतीजा होता है शहर में कचरे के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो आज हम एक एक करके इन लेवल्स को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि हम दुनिया के लिहाज से कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या वाकई ये कचरे का काम आपके लिए भी एक बड़ा कारोबारी मौका हो सकता है। शुरुआत उन 7 स्टेप्स से करते हैं जिनसे होकर शहर के कचरे को गुजरना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है आपके और मेरे घर से। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम सब अनजाने में ही सही इस कहानी के पहले किरदार बन जाते हैं। जब आप सब्जी काटते हैं तो छिलके निकाल देते हैं, जब ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं तो प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की पैकिंग बचती है, जब आपके पुराने जूते टूट जाते हैं या मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये है वो कचरा, या ये कह लीजिए ये कचरा का प्रोडक्शन हमसे शुरू होता है। इसे हम पैदा करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, इनके अनुसार भारत हर दिन 1,70,000 टन से ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा करता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। एक भारतीय औसतन 123.45 ग्राम कचरा हर दिन पैदा करता है। हालांकि ये अमेरिका की तुलना में कम है क्योंकि वहाँ का औसत 2.2 किलो पर पर्सन है। लेकिन 1.4 अरब की ये आबादी के साथ ये छोटा छोटा सा अमाउंट भी ना कचरे का पहाड़ बनाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ आती है कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़। कचरा पैदा तो हो गया, लेकिन अगर हमने उसे यहीं पर सही राह नहीं दिखाई तो आगे का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पड़ाव है सेग्रीगेशन का, यानी कचरे को अलग अलग करना। कल्पना कीजिए आपने खाना बनाने के बाद सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना एक डब्बे में डाला और चिप्स के खाली पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें दूसरे डब्बे में। यह है एक स्मार्ट तरीका, लेकिन हमारे देश में आज भी केवल 25 से 30% कचरा ही घरों से अलग अलग होता है। बाकी सब मिक्स होकर एक बड़ा सा ढेर बन जाता है। लेकिन अगर हम 100% कचरा सही से अलग कर दें तो 80% कचरा फिर से इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 80% कचरा फिर से इस्तेमाल हो सकता है और सिर्फ 20% ही लैंडफिल में जाएगा, जिसे आप पहाड़ कह रहे हैं। लेकिन ये तो केवल कल्पना है, हकीकत तो कुछ और है। दरअसल इस कचरे के कई प्रकार होते हैं, जैसे घरेलू कचरा, कारोबारी कचरा, अस्पतालों का कचरा, खतरनाक वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सही तरीका तो ये है कि इन सभी को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाए, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही हम सब कचरा एक साथ मिलाकर रख देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, गीला, सूखा और खतरनाक वाला कचरा अलग अलग हो। अगर इन्हें शुरुआती स्तर पर ही अलग कर लिया जाए तो हमारे शहरों की स्थिति बदल सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि कुछ एग्जाम्पल अच्छे वाले मौजूद हैं। जैसे बेंगलुरु में कई घरों में हरे और नीले डस्टबिन मौजूद रहते हैं गीले और सूखे कचरे के लिए। ये छोटा सा कदम पूरे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेंगलोर में गेम चेंजर साबित हुआ है। लेकिन सारे देश में ऐसे हालात नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में हालात तो और भी बेकार हैं। जानते हैं 2016 में सरकार ने ये अलग अलग वाला सिस्टम मैंडेटरी कर दिया था, लेकिन 2022 तक भी किसी भी राज्य ने 100% सेग्रीगेशन हासिल नहीं किया।
कई शहरों में तो अधिकारी सख्त नियम लागू करने से तक डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट बैंक खोने का डर होता है। ज़्यादातर राज्य 50% से कम सेग्रीगेशन रिपोर्ट करते हैं। और तो और जहां लोग ध्यान से अलग अलग कर भी दें कचरे को, वहां अक्सर कचरा उठाने वाली गाड़ियां ही सब कुछ फिर से मिला देती हैं, क्योंकि शहरों में अलग अलग कलेक्शन सिस्टम ही मौजूद नहीं है। ये खराब शुरुआत ही पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देती है। पर चलिए, अब मान लीजिए आपने कचरा अलग अलग कर भी दिया, तो अगला पड़ाव है इसे इकट्ठा करने का। वही जानी पहचानी कचरा गाड़ी जो सुबह सुबह आपके घर के पास आती है, हॉर्न बजाती है और आपका कचरा लेकर जाती है। ये हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स की कड़ी मेहनत दिखाती है। बड़े शहरों में तो कॉम्पैक्टर ट्रक आते हैं जो ज़्यादातर कचरा एक साथ ले जा सकते हैं, जिससे बार बार के फेरे जो होते हैं छोटी गाड़ियों के वो बच जाते हैं। ये कचरा आपके दरवाजे से लेकर अगले पड़ाव तक पहुंचने की शुरुआत है। लेकिन इस तीसरे वाले स्टेप में, यानी कलेक्शन के स्टेप में, एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन होता है जिसमें हजारों कर्मचारी और वाहन हर दिन शहर भर में घूम घूम कर घर घर जाते हैं। और जानते हैं, इसमें कुल वेस्ट मैनेजमेंट बजट का 60 से 70% पैसा खर्च हो जाता है। हालांकि कुछ शहरों में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्रयोग भी किए जा रहे हैं। एंटोनी वेस्ट और री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड जैसी कंपनियां इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां हैवी इक्विपमेंट खरीदने के लिए पूंजी जुटा सकती हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए मुश्किल टास्क बना हुआ है। तो यहाँ ये प्राइवेट प्लेयर्स मुश्किलों को आसान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं इस कहानी का असली हीरो कौन है? इस कहानी का असली चैंपियन है भारत का इनफॉर्मल सेक्टर और ऐसे लोग जिनको आप कचरा बीनते देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। एक अनुमान के तौर पर 1.5 मिलियन कचरा बीनने वाले यानी वेस्ट पिकर्स और कबाड़ी वाले हमारे म्यूनिसिपल कचरे का 20% से अधिक हिस्सा रिसाइकल करते हैं। वे कचरे के पहाड़ों को छांटकर प्लास्टिक की बोतलें, अखबार और मेटल के स्क्रैप जैसी चीज़ों को अलग करते हैं। ये नेटवर्क कागज के लिए 70 से 80% और मेटल के लिए 90% से अधिक रिसाइकलिंग में अपनी भूमिका निभाता है, जो विकसित देशों के बराबर है। लेकिन एक बिल्कुल अलग सिस्टम के जरिए है ये सब, क्योंकि बाहर ऐसा कोई कचरा बीनने वाला आपको नहीं मिलेगा। फिर भी कलेक्शन वाला जो पार्ट है अभी भी बहुत खामियों से भरा हुआ है। दूर दराज के इलाकों में अभी भी सर्विस अक्सर अनरिलायबल होती है। ज़्यादातर कचरा अभी भी हाथ से उठाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक बार जब कचरा जमा हो जाता है तो उसे प्रोसेसिंग प्लांट, रिसाइकलिंग के लिए लिया या फिर लैंडफिल तक पहुंचाया जाता है, वो भी इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जरिए। ट्रांसपोर्टेशन आमतौर पर म्यूनिसिपल वाले या उनके जो ठेकेदार होते हैं जिनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है वो करते हैं। इसमें जैसा कि शुरू में आपको बता रहा था, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग और री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड जैसी निजी कंपनियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। ये भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अक्सर ये ट्रांसफ़र स्टेशन भी ऑपरेट करती हैं ये कंपनियां, जहां छोटे वाहन कचरा डंप करते हैं और बड़े ट्रक उसे आगे ले जाते हैं। यहीं से कचरे को अलग भी किया जाता है। अब आता है इस कहानी का सबसे जादुई पड़ाव, प्रोसेसिंग। ये वो जगह है जहां कचरा सिर्फ कचरा नहीं रह जाता बल्कि एक खजाना बन जाता है। हालांकि भारत में अभी भी केवल 30% कचरा ही प्रोसेस हो पाता है, लेकिन इसमें बदलाव आ रहा है और एक दिन आएगा जब ये 30% शायद 80 या 100% भी हो जाए। खैर, आपकी फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पिघल कर नए कपड़े या फर्नीचर बन सकते हैं। पुराने अखबारों से नए कागज़ बनाए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है। रिसाइक्लेबल कचरा जो होता है एमआरएफ में जाता है, जहां उसे अलग किया जाता है और कुछ कचरों को जलाकर बिजली भी बनाई जा सकती है। और जानते हैं, भारत में 11 ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैं जो 132 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं इस कचरे से। सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत के लगभग 50% एमएसडब्ल्यू को प्रोसेस किया जाता है और लगभग 60% प्लास्टिक कचरा रिसाइकल होता है। लेकिन हाँ, कुछ कचरा ऐसा भी होता है जिसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, मतलब खतरनाक कचरा, जिसे आप ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कह सकते हैं, जिसे सख्त नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त ट्रांसपोर्टर
अलग से ट्रकों में ले जाते हैं। इस ई कचरे को इनफॉर्मल सेक्टर में कबाड़ी वाले खरीद लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी इसे ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ तक पहुंचाने में अपनी मदद देती हैं, भूमिका निभाती हैं, ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं। इसके अलावा इन खतरनाक कचरों में बायोमेडिकल कचरा भी शामिल होता है। इस तरह के कचरे को लाइसेंस प्राप्त कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ ऑपरेट करती हैं। अस्पतालों से इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें ट्रीट किया जाता है। जानकारी के अनुसार ये छोटा सा क्षेत्र 2024 में $2.32 बिलियन का था और इस सेक्टर की सालाना ग्रोथ 7 से 8% की है और उम्मीद करी जा रही है कि ये आगे और बढ़ेगी। यहाँ भी निजी खिलाड़ी जैसे कि एंटोनी वेस्ट और री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड जैसी बड़ी भूमिका निभा रही हैं ये कंपनियाँ। और ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड बैटरी और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में एक प्रमुख कंपनी है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को तरीके से प्रोसेस करती है। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी बनी हुई हैं क्योंकि ज़्यादातर फैसिलिटी को कचरा ऐसा मिलता है जिसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। कई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि भारतीय कचरा बहुत ज़्यादा गीला और बेकार होता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट का तो 1% से भी कम रिसाइकल होता है, जबकि इसे यूजफुल बिल्डिंग मटेरियल्स में बदला जा सकता है, लेकिन क्वालिटी ही बेकार होती है तो रिसाइकल कैसे होगा। और तब काम आता है डिस्पोजल, मॉनिटरिंग और रेगुलेशन वाले प्रोसेस का। मतलब अगर कचरे को रिसाइकल या प्रोसेस नहीं किया जा सकता तो उसे डिस्पोज करना पड़ता है। आमतौर पर ये सब कचरा डंप यानी कचरे के पहाड़ पर फेंक दिया जाता है। भारत में 1300 से ज़्यादा ऐसे कचरा डंप हैं जहां 87 मिलियन टन कचरा जमा हो चुका है। ये डंप वाले पहाड़ अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा भरे हुए हैं और नए लैंडफिल की अब जगह नहीं बची है। हर दिन भारत में 450 प्लस साइटों पर बिना किसी उपचार के कई टन कचरा डंप किया जाता है। ये सिर्फ खुले ढेर हैं जो मिट्टी और ज़मीन को प्रदूषित करने का काम करते हैं, मीथेन गैस छोड़ते हैं और कभी कभी इनमें आग भी लग जाती है जिससे जहरीला धुआं उठता है। दिल्ली वाले तो ऐसे धुएं के आदी हो चुके हैं। खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। इंदौर ने अपने 1.5 मिलियन टन पुराने कचरे का बायो माइनिंग करके रिसाइक्लेबल चीज़ों को अलग करके और बाकी सबको उपयोगी मिट्टी में बदलकर अपने लैंडफिल को ख़त्म कर दिया है। आज उस जगह पर एक हरा भरा पार्क मौजूद है। एंटोनी वेस्ट जैसी कंपनियां भी वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल का मैनेजमेंट करती हैं और कचरे को कंप्रेस करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत का वेस्ट मैनेजमेंट अक्सर क्रूशियल मिडिल स्टेप्स को छोड़ देता है, ऐसे स्टेप्स को छोड़ देता है जो एक्चुअली करने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई कदम छोड़ा जाता है तो पूरी चेन टूट जाती है और इसका नतीजा कचरा डंप के पहाड़ के रूप में आपको दिखाई देता है। दिल्ली जैसे शहरों में और पूरे देश में इस समस्या का हल तभी होगा जब हम प्रॉपर तरीके से हर स्टेप को फॉलो करें और इनमें कुछ में बड़े व्यावसायिक अवसर भी हैं जिसका इस्तेमाल आम लोग जिन पे पैसा है वो आ सकते हैं, घुस सकते हैं इस कारोबार में। इसलिए नए प्राइवेट प्लेयर्स के आने की इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमसे ही होती है। अगर हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को मैनेज करना सीख जाएं तो हमारा देश और हमारे शहर सब साफ हो जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका काम करेगा या कोई और तरीका है शहर को साफ रखने का? कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इस स्टोरी में इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।